नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और टाटा की तरफ से आज एक मतलब हाल फिलहाल एक व्हीकल रिलीज़ हुई है जिसका नाम है टाटा टियागो और इसको कहा जा रहा है कि भारत की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो टाटा ने एक प्रिएम्प्टिव एक प्रोएक्टिव मेजर लिया है, एक स्टेप लिया है जिसके तहत वो चाहते हैं कि फ्यूचर में भारत में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो मार्केट का एक लायन शेयर जो है वो टाटा अपने पास रखे। अभी टाटा थर्ड पोजीशन पे है पैसेंजर कार के मामले में भारत में, उससे पहले सुजुकी और उसके बाद hyundai है। तो इसीलिए टाटा पहले से चाह रहा है कि फ्यूचर के लिए तैयार रहें। तो लेकिन एक बात यह है कि मैंने इससे पहले 1 साल पहले वीडियो बनाया था जिसमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस थी टाटा की ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके साथ उनकी जो पेट्रोल व्हीकल है, उन दोनों के बीच में उनके इनिशियल कॉस्ट जो होगा, जो ख़रीदने के समय लगता है, ओनरशिप कॉस्ट जिसमें आपकी मेंटेनेंस आती है, और उसमें आपको चलाने में जो राइडरशिप की कॉस्ट है वो आती है, टैक्सेशन क्या होगा, इंसेंटिव्स जो मिलेंगे वो, उसका रीसेल वैल्यू, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर की जो करती हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि मैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके लिए ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमने जो एक गोल सेट किया 2050 जहाँ पे हम जीरो इमिशन की तरफ जा रहे हैं, वो गोल अचीवेबल है। और उससे पहले भी 2030 तक भारत में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि 30% जो है भारत के सड़कों पे जो पैसेंजर कार्स होंगी या पैसेंजर व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी या अल्टरनेटिव फ्यूल बेस्ड होंगी। तो ये भी बात है कि हम पहले से ही पूरा प्लान बना के रखे हैं, लेकिन क्या ये अचीवेबल है, हम देखेंगे इसको आगे कि क्यों मैं स्केप्टिकल हूँ। और 1 साल हो चुका है उस वीडियो को बनाए हुए, तो क्या मैं 1 साल में मेरा ओपिनियन या मेरी जो थिंकिंग है वो चेंज हुई है? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी जो वेरिएबल्स मैंने उस समय बताए थे वही वेरिएबल्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं और उसमें ज़्यादा जो है वो पोटेंशियली मतलब एक्सपोनेंशियली उसमें और इंक्रीज हो चुका है उस वेरिएबल्स में। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को साथ जोड़े, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और इसके कारण मैं और इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा और नए नए टॉपिक्स पर बात करता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्यों मैं इसके ऊपर स्केप्टिकल हूँ। सबसे पहली बात जो है वो टाटा मोटर्स की जो व्हीकल है उसमें पहले भी उन्होंने मॉडल्स रिलीज किए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जैसे कि ये 4 आपको मॉडल दिख रहे हैं जिसमें नेक्सॉन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये शुरू होती है लगभग 15 लाख से। इसकी एक और वेरिएशन है जो कि और ऊपर जाती है, जो कि 18.5 लाख के ऊपर है। ये एक आई थी टाटा टिगोर जो कि 12.5 लाख की है, लेकिन अफोर्डेबल जो है वो आपकी यही टाटा टियागो है जो कि हैचबैक है। हैचबैक में ये आप जो है देखने को तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में बैटरी पैक जो है वो 19.2 किलोवाट आवर है और चार्जिंग टाइम जो है वो 3 घंटे की लगभग है। बैटरी पैक बहुत छोटी है, तो इसके कारण रेंज जो है वो 250 किलोमीटर क्लेम्ड है, जो कि कंपनी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में है। अगर रियल लाइफ कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्टर करती हैं, जिसमें आपके पास जो पैसेंजर होंगे, कितने पैसेंजर कार में होंगे और आपकी चलाने की आदत कैसी है, आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, कम स्पीड में चलाते हैं, आप किस रीजन में रहते हैं, आप मतलब कोल्ड है, हॉट वेदर है, उसके बाद डाउन हिल अप हिल वाले माउंटेनस रीजन, हिली रीजन है। तो इन सब चीज़ों को अगर इंक्लूड करें तो रेंज 200 से नीचे ही आएगी। 250 तो नामुमकिन ही है। अब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो तो ऑटोमेटिक है, और इंजन जो है उस मैटर आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानते हैं कि जो एक्सेल होते हैं उस पर मोटर लगा हुआ होता है। तो बहुत सारे कारों में एक सिंगल मोटर होता है और डबल मोटर भी होता है, डुअल मोटर जिसको कहते हैं, तो दोनों एक्सेल पे रहती है।
तो इसमें जो है वो सिंगल मोटर होगी फ्रंट एक्सेल पे, और वो छोटी रहती है, तो इसीलिए आगे का जो बोनट है इसके अंदर कुछ रहता नहीं है, स्टोरेज स्पेस बन जाता है। यहाँ पे पहले जो हम देखते थे इंजन, वो इंजन रहता नहीं, तो आपके पीछे भी स्टोरेज रहेगा, आगे भी स्टोरेज रहेगा। जो पैसेंजर सीट्स होते हैं वो थोड़े से ऊपर रहते हैं नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल्स के कंपैरिजन में, तो ये जो नीचे जो होता है वो बैटरी पैक यहाँ लगी होती है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। और देखने के लिए तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, और लेकिन बात है कि जब मैं ये कहूँगा कि स्केप्टिकल हूँ, तो इसीलिए मैं स्केप्टिकल हूँ कि सबसे मेजर फैक्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जनरेशन पे है। तो जैसे जैसे हम डेवलपिंग होते जा रहे हैं, हम जैसे प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। सॉरी। तो उसके कारण फिर जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नीड जो है वो भी ऊपर जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल हाउस होल्ड जो भारत में मिडिल क्लास के उसमें, तो आपको वहाँ पे फ्रिज दिख जाएगा, आपको वॉशिंग मशीन, आपको गीज़र, हीटर, एसी, टीवी, कंप्यूटर्स, इंडक्शन, माइक्रोवेव, ये सारा, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारा मिल जाएगा, और ये सारे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इसी कारण तो हमारा जो जनरल कंजम्पशन है पर कैपिटा वो ऊपर चला जा रहा है। अब उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर ऐड कर दें तो और ज़्यादा जो है कंजम्पशन वो ऊपर जाएगा। तो भारत में कहा जाता है लगभग 20 लाख के करीब कारें हैं, और अगर उसको हम फिर मोटरसाइकिल ऐड करते हैं तो वो भी 70-80 लाख के करीब मोटरसाइकिल हैं। उसके बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट वाले जो भी व्हीकल्स हैं, माल ढुलाई वाले, तो वो सब ऐड कर दे तो बहुत ज़्यादा भारत में संख्या होगी इन व्हीकल्स की। तो उस सब को रिप्लेस करने में तो अगर उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे है ये भारत की सरकार की जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी पावर मिनिस्ट्री, उसमें ये चार्ट दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया कि फॉसिल फ्यूल पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो 58.2% जो है वो हम कोल, लिग्नाइट, गैस, डीजल से अपनी जो एनर्जी है वो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसमें 50.3% जो है वो कोल पे है। तो इसीलिए कोल पे है क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, इसीलिए हमें जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट, उसको नीचे रखने के लिए चीपर फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम कोल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप रेन्यूएबल में भी देखें तो उसमें भी 41.8% जो है वो हम रेन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर और विंड जो है उनसे द्वारा किया जाता है 28.6%। उसके अलावा फिर ये इंडिविजुअल सोलर, विंड या प्राइवेट, जिसको कहें प्राइवेट सेक्टर द्वारा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बायोमास पावर, को जनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी यानी गार्बेज से जो इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारा का मिला के आपका 41.8% बनता है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि हम 41.8% अचीव कर चुके हैं, तो इसीलिए 50 पॉइंट से ऊपर या जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल है उससे ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको ये समझने वाली बात है, ये इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है, यानी पोटेंशियल जो है इनका इतना ज़्यादा है कि ये सारा नंबर्स जो दिख रहा है वो है। लेकिन रियल लाइफ में ये सारे आइडियल कंडीशन की बात है, जैसे मैंने रेंज की बात की थी वैसे ही यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन में इतना जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतना जनरेशन होता नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि सोलर जनरेशन के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और अगर 24 घंटे या फिर तो आप जनरेट नहीं कर सकते, या फिर भारत में जैसे 4 सीज़न कहा जाता है वेदर का, तो उस 4 सीज़न में हमेशा सनलाइट होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मानसून भी आता है और क्लाउडेड सीज़न रहते हैं। तो एक ख़ास जगह पे ही लगाया जा सकता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये
जो है सोलर लाइट मिल सके। तो इसीलिए डेजर्ट एरियाज़ में या वेस्टलैंड में ही इसको लगाया जाता है। और ख़ासकर एरेबल लैंड यानी फार्मिंग जो भी लैंड है, कृषि क्षेत्र है, उससे अलग लगाया जाता है, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र पे लगा दिया जाए तो नीचे फिर जो भी ज़मीन रहेगी उस पर सनलाइट आएगा नहीं। तो इसीलिए स्पेसिफिक जगह पे ही लगाया जा सकता है। और एक वास्ट एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पॉपुलेटेड एरिया में उतनी जगह रहेंगी नहीं लगाने के लिए। तो इसीलिए आपको अगर सस्टेन करना पड़ेगा एक शहर को, एक ठीक ठाक टियर 2 टियर 3 शहर भी अगर आप उसके लिए जनरेट करना चाहें, तो आपके एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा जहाँ पे आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह विंड के साथ भी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे विंड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ही ये लगाना ज़्यादा इफ़िशियंट रहेगा, और जहाँ पे कम रहेगा तो वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा पावर जनरेशन मिलेगी नहीं। तो इसीलिए कोस्टल लाइन में ज़्यादा देखने को मिलता है विंड जनरेशन के लिए। तो ये मैटर करता है फिर एफिशिएंसी पे। आप इसको 24 घंटे यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप 365 दिन में उतनी ज़्यादा आउटपुट रहेगी नहीं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूल जनरेशन है वहाँ पे आप 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, 365 डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो रेन्यूएबल सोर्सेज है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन इसमें इनिशियल कॉस्ट इंस्टॉलेशन की वो सबसे ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे मात्र 1.7% ही हमारा टोटल जनरेशन जो है वो न्यूक्लियर से आता है। लेकिन इसीलिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन में भी अगर आप जाना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। अब ये बात है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में बहुत सारा इन्वायरमेंटलिस्ट उसका विरोध करते हैं। अभी भारत सरकार की तरफ से 9 रिएक्टर और लगाने की बात की गई है 2025 तक, और उसके पीछे एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ने अभी से ही प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में चर्च द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नॉर्थ में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन सबको लगाने के लिए मतलब विरोध किया जा रहा है। अब ये बात है कि रिन्यूएबल में हमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है और चीप फ्यूल पे ही जाएंगे। अब देख सकते हैं कि अभी के सिचुएशन में, यानी विश्व में भी जो भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध है या सैंक्शंस लगे हैं बहुत सारे देशों पे जो नॉर्मली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑयल हुआ, कोयला हुआ, गैस हुआ, ये सारी चीज़ें, उसमें भी प्राइसेस इनके और ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो हम अभी फ्यूल क्राइसिस पे हैं। फ्यूल प्रोडक्शन अभी बंद नहीं है, यानी फ्यूल रिजर्व जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई है। रशिया पे सैंक्शंस लगने के कारण यूरोप में गैस जो है वो सप्लाई बंद सी हो गई है। अब वहाँ के जो देश हैं जो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को लेके डींगे हाँकते थे, या कहें कि बहुत ग्लोट करते थे सॉरी, तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपने सुना होगा कि स्पेन में सोलर पैनल से अब एनर्जी जनरेट होती है, स्वीडन में गार्बेज से एनर्जी जनरेट होती है, जर्मनी में विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन जहाँ गैस रशिया से आनी सप्लाई कम हुई, वैसे वहाँ पे अब वहाँ की सरकारें अपने लोगों को कह रही है कि गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का जितना कम इस्तेमाल कर सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ चुके हैं। अब वहाँ पे विंटर आ रही है, यानी सर्दी का समय आ रहा है, तो वहाँ की सरकारें कहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, हीटर का इस्तेमाल कम से कम करें, खाना भी मतलब ज़रूरी हो उतना ही बनाएं। इससे गैस की बचत होगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। अब ये देखें कि ये प्रॉस्पेरस डेवलप्ड वेस्टर्न यूरोपियन के द्वारा ये अपने मतलब लोगों को कहा जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का तो जो 2050 तक का टारगेट रखा था वो अब क्या अचीवेबल लगता है, ये देखने की वाली बात है। साथ में रेस्ट्रिक्शन के कारण और बाकी जो देश हैं वहाँ से भी आप फ्यूल ले नहीं सकते, जैसे वेनेजुएला है, उसके बाद ईरान है।
तो भारत ने रिस्क लेके हम रशिया से नेगोशिएट करके या ईरान से या वेनेजुएला से भी इवन बायलैटरल नेगोशिएशन के तहत हम वहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। लेकिन इससे फिर जो अमेरिका है वो एक नाराज़ हो जाता है और देख सकते हैं कि भारत के कंपनी पे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया है जो कि एक ईरान के तेल से व्यापार करती थी। तो ये भी एक देखने वाली बात है। अब ये तो हो गई एनर्जी क्राइसिस को लेके बात। अब यहाँ पे ये है कि एनर्जी क्राइसिस तो हो, ये आपको देखने को मिलेगा, तो फिर डिमांड जो होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो आप कहाँ से पूरा कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आप चाहे कुछ भी कर ले उतना ज़्यादा सस्टेनेबल इफ़िशिएंट नहीं है अगर आप नॉन रिन्यूएबल जो पावर जनरेशन है उसको रिप्लेस कर सके। तो ये भी है। अभी कॉम्प्लीमेंट के लिए अच्छी बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कॉम्प्लीमेंट्री के तहत अच्छी एक अल्टरनेटिव है, लेकिन रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब और चार्जिंग स्टेशन लगानी होगी भारत में, तो चार्जिंग स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाएगी। अभी के समय लोगों को लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होगी। लेकिन जैसे 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 डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सरचार्ज भी इस पर देना होगा, ये भी आप समझ लें। और अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आउटपुट ज़्यादा है तो आपको उसका भी एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। देख सकते हैं कि, और ये भी बात है कि उसके जो ये प्लगइन है ये हो सकता है कंपनी दे ना भी दे, जैसे एप्पल ने या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज़ ने अब अपने फ़ोन के लिए चार्जर देना बंद कर दिया है। तो ये और भी कंपनी कर सकती है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कहने के लिए तो कार्स हैं या फिर ट्रक या जो भी स्कूटर जो भी हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये एक डिवाइस ही होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। तो उसमें कंपनी अपने हिसाब से जो मर्जी वो कर सकती है। अब जो है इंस्टॉलेशन जनरेशन पावर जनरेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज विल नीड एटलीस्ट 1 ट्रिलियन इनटू ग्रीन पावर टू गो नेट जीरो, सेज IMF। यानी ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो पेरिस अकॉर्ड में समझौता हुआ है जिसमें लगभग सारे देश सिग्नेटरी हैं, उनके हिसाब से 2050 तक अगर आप नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहते हैं तो ये सारे देशों को, जो जो गरीब देश हैं खासकर, उनको लगभग 1 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2030 तक की ही बात है। मतलब 2030 तक में ही आपको 1 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये इसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियल कॉस्ट इंस्टॉलेशन का कितना हाई होगा। अब पेरिस अकॉर्ड में ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो प्रॉस्पेरस देश हैं, वो अपने तरफ से कुछ एड देंगी डेवलपिंग देश को कि वो इस तरह के पावर जनरेशन को इंस्टॉल कर सके ताकि इनिशियल कॉस्ट बेयर किया जा सके और कोल से या ऑयल से या गैस से जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उससे हट के हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सके। लेकिन अब सिचुएशन पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है, रिसेशन का भी खतरा बार बार जताया जा रहा है। तो इस वजह से भी अब डेवलप्ड देश भी थोड़ा सा उस एड में कटौती करना चालू कर देंगे। तो ये भी देखने को वाली बात है। 2050 का तो फिर टारगेट अचीवेबल लगता नहीं है, ये बस आइडियली एक बात कही गई है जो कि लगता नहीं कि अचीव होगी। अब तीसरा जो मेन फैक्टर है वो कहा जाता है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इसीलिए जा रहे हैं कि हमने पॉल्यूशन को कट करना है, हमें जीरो इमिशन की तरफ जाना, हमें क्लीन एनर्जी के बाद तरफ जाना। ये हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू, ये हार्वर्ड कॉलेज जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसकी ये साइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, नॉट सो ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो द कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग। रेयर अर्थ जो होते हैं वो उस मिनरल्स को कहा जाता है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उसके में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें लिथियम आयन बैटरी के बारे में हमने सुना है, कोबाल्ट का भी यूज होता है। तो ये रेयर अर्थ मेटल्स है। अब रेयर अर्थ मेटल्स के माइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि
इनका आप समझ सकते हैं कि इनको माइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ खास केमिकल ज़मीन में डाले जाते हैं, या चाहे वो ओपन माइन हो या फिर क्लोज्ड माइन, यानी पाइपलाइन के द्वारा एक पीवीसी पाइप उसके अंदर ज़मीन के ड्रिल करके वो डाला जाता है, और उसके कारण फिर जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, उसको ऊपर लाया जाता है, फिर उसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि वो केमिकल बहुत टॉक्सिक होते हैं, और वो केमिकल आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको, वो ज़मीन में ही रहेगी, और ज़मीन में होते होते वो ग्राउंड वाटर में मिल जाएगी, या फिर वो चलते चलते अगर बारिश हुई तो वो वहाँ से बह के किसी नदी में, किसी नहर में या किसी तालाब में जा सकती है, जहाँ से वाटर पब्लिक में ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है। तो ये पूरे टॉक्सिसिटी जो है वो पूरी तरह फैल जाएगी, जैसे कि चाइना में हो रहा है। ये पूरे इस आर्टिकल में आपको डिटेल में ये बताया गया कि किस तरह से ये बात किस तरह से उसका माइनिंग होता है, और चाइना में खासकर ये है कि वहाँ पे रेगुलेशन बहुत कम है, और वो उतना ज़्यादा रेगुलेशन देखते भी नहीं है, जिसके कारण उनकी माइनिंग इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है कि वो रेयर अर्थ मेटल सप्लाई में, यानी रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई, प्रोडक्शन एंड सप्लाई में उनकी मोनोपोली है, लगभग 60% से ऊपर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसर विलेज, यानी वो उन्होंने माइनिंग इतनी ज़्यादा करनी चालू कर दी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अब इससे अफेक्ट हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी इतनी हाई है, और वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। बाकी सारे देशों में आपको रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि भारत में यहाँ पे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यून जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, उनके तरफ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। यही यूरोप में भी, यही अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन देख नहीं सकते हैं। लेकिन चाइना में ये नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया। अब इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में जो बाकी सारे देश हैं वो चाइना पे आश्रित हो चुके हैं अपने रेयर अर्थ मेटल सप्लाई के लिए। तो अभी चाइना इसका एडवांटेज भी लेता है, जैसे कि इन्होंने जापान को बंद कर दिया था सप्लाई देना। तो अगर आप इंडिपेंडेंसी चाहते हैं अपने खुद के एनर्जी प्रोडक्शन में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो इंडिपेंडेंसी होगी नहीं। आप पहले फ्यूल इंपोर्ट करते थे, कोल इंपोर्ट करते थे, ऑयल इंपोर्ट करते थे, गैस इंपोर्ट करते थे, अब आप रेयर अर्थ मेटल इंपोर्ट करेंगे, तो आपकी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो अभी भी रहेगी। ये अगर आप अपने तरफ माइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें रेडिएशन वाले भी उसमें जो मिनरल्स है वो शामिल रहते हैं लिथियम सबके साथ, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन नीड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा हमें डिमांड होगी रेयर अर्थ मिनरल्स की। चिप में भी उसकी डिमांड होती है, आईसी चिप्स जो होते हैं। उसके बाद और बाकी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं उसमें भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इन सारे मिनरल्स का माइनिंग में उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी। तो आपने तो ये समझा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लाके आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन आपने बस जो पॉल्यूशन है वो आउटसोर्स कर दिया है, चाहे वो चीप पावर जनरेशन के तहत हो या फिर माइनिंग उसमें हो। तो इस ये भी एक बात है, आपने जस्ट डस्ट ऑफ जो भी कहते हैं कि कारपेट के नीचे सब दबा दिया, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सब बातें अगर हम देखें तो 2050 का जो टारगेट है वो अचीवेबल नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, हम अभी भी लिथियम आयन बैटरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था कि आईसी इंजन को ही अगर और आप किसी अल्टरनेटिव फ्यूल से चला सके, मास प्रोड्यूस करके, चाहे वो बायोफ्यूल ही हो। बायोफ्यूल में प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बायोफ्यूल बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको फिर आपके जो फार्मिंग लैंड है उस पे कब्जा हो जाएगा, तो आपका खाने वाला जो स्टेपल फूड ग्रेन्स हैं उनकी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप
मतलब उपजाना चाहेंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा और बायोफ्यूल मिलेगा, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम वो आती है। हाइड्रोजन है वो अभी भी टेक्निकली उतना ज़्यादा साउंड नहीं है, उसमें और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से भी हाइड्रोजन को भी अभी देखना होगा, तो देखते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से अभी ये कहें कि स्टेबल या डिफाइंड टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, जैसे कि इंटरनल कंबसन इंजन है, तो इसमें बहुत सारे काम करना ज़रूरी है। 2050 का टारगेट इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है अचीवेबल है। 2030 में जो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बात है वो भी अचीवेबल नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मैं सही हूँ? अगर आपको कोई सजेशन देना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, कांटेक्ट करें मेरे ट्विटर पे भी मुझे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।